नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम करेंगे बात कृषि बिल और उसके बाद हुए हंगामे की। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली पर हुई हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में है। किसानों को बॉर्डर खाली कराने का अल्टीमेटम तक दे दिया गया है। योगी सरकार ने तो साफ कह दिया है कि जल्द से जल्द किसानों का धरना खत्म कराया जाए। 3 किसान संगठनों ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है, यानी किसान आंदोलन कमजोर होने लगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि सरकार आंखें मूंदे क्यों बैठी है, इतना सब कुछ हो रहा है, सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है। अब सवाल है कि क्या किसान आंदोलन का हल निकल पाएगा? क्या किसान सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट से समस्या का हल होगा? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच तनातनी जारी है। किसान अब भी तीनों कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के बाद हुई हिंसा के बाद से किसानों के तेवर नरम जरूर पड़े हैं। हिंसा के बाद पुलिस दंगाई पर कार्रवाई कर रही है और किसानों को अल्टीमेटम दे दिया गया है। पुलिस दिल्ली में हिंसा फैलाने वालों को सख्ती से निपटने में जुटी हुई है। पुलिस अब किसानों की हर गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर पुलिस चौकस हो गई है। किसानों को अल्टीमेटम भी दिया है। अब तक 3 किसान संगठन आंदोलन से अलग हो चुके हैं। ऐसे में हिंसा के बाद किसानों के आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पुलिस की कोशिश है जल्द से जल्द किसानों से भी सभी बॉर्डरों को खाली कराए। एक तरफ किसान और सरकार में कृषि कानून पर विरोध जारी है, वहीं देश की अदालतों में कृषि कानून पर कई याचिकाएं दायर हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले में सुनवाई के दौरान 26 जनवरी को किसान रैली का मामला उठाया गया। इस केस की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर आंखें मूंदे क्यों है, सरकार कुछ क्यों नहीं करती। वहीं ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता विशाल तिवारी का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व और संगठन किसान आंदोलन के नाम पर अशांति फैलाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही आए थे। उन लोगों ने सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुई हिंसा की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है। इस याचिका में पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। साथ ही याचिका में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और हिंसा के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का संगठनों पर ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एक याचिका में जांच के लिए आयोग के गठन का अनुरोध किया गया है, जबकि दूसरी याचिका में मीडिया को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वो बिना सबूत के किसी किसान को आतंकवादी करार न दे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल के कांग्रेस सांसद टी.एन. प्रतापन की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी. राम सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया। केरल में त्रिशूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतापन ने नए कृषि कानूनों को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट खुद किसान आंदोलन को लेकर चिंतित है। कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई, लेकिन किसानों ने कमेटी में जाने से मना कर दिया। सरकार से 11 बार बातचीत हुई, वो भी बेनतीजा रही। ट्रैक्टर रैली पर अड़े किसानों ने दिल्ली में जो तांडव मचाया वो किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लाल किले पर तिरंगा हटाकर खालिस्तानी झंडा फहराना गणतंत्र का अपमान है। अब सवाल है कि अब किसान क्या करेंगे? क्या किसान सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इस झगड़े को सुलझाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में आज समझने की यही कोशिश कि अब आखिर क्या कदम उठाएगा किसान आंदोलन, और साथ ही साथ अब कोर्ट की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपको करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जुड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। हर्ष के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं पी.के. मल्होत्रा साहब, संविधान विशेषज्ञ हैं। आप सभी का स्वागत। शुरुआत मल्होत्रा जी आप ही से करना चाहूंगा।
सर, अब जब हमने पूरे देश ने 26 जनवरी के दिन हिंसक घटना को देखा, किसान आंदोलन को हिंसक होते देखा, उसके बाद अब आप न्यायपालिका की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह की हिंसा हुई, जिस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान बनाया गया और पुलिस कर्मियों पर अटैक हुआ जी, ये बहुत ही शर्म की बात है। ये ना केवल लोकतंत्र का अपमान है बल्कि देश के संविधान का भी अपमान है और जिन लोगों ने इसे किया है कानून के अंतर्गत उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। समस्या ये है कि हम लोग अपने अधिकारों की बात तो करते हैं और बार बार अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का दरवाजा तो खड़काते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे ऊपर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं जो संविधान का भी पार्ट है और उस ड्यूटीज के अंदर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम संविधान का भी जो है उसकी भी रिस्पेक्ट करें, पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करें, उसकी प्रोटेक्शन करें, वायलेंस ना करें और नेशनल फ्लैग का भी जो है वो रिस्पेक्ट करें। जिस तरह से लाल किले के ऊपर कार्रवाई की गई, मैं समझता हूं ये बहुत ही शर्म के विषय है और जिन लोगों ने इस कार्य को किया है उनके ऊपर कानून के अंदर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में हमारे पास कानून नहीं है। डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट था 1984 का, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की प्रोटेक्शन के लिए 1971 का एक एक्ट है, उसके अंदर कार्रवाई हो सकती है। आज तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास वीडियो अवेलेबल हैं, जिन वीडियोस को देख करके पुलिस केस रजिस्टर कर सकती है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है, उसका इन्वेस्टिगेशन छानबीन करके केसेस चला सकती है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की बात है या कोर्ट्स के इंटरवेंशन की बात है, ये आज की बात नहीं है। 2007 से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे न्यायालय के सामने मामले आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि इसके ऊपर अगर कोई इस तरह का विषय आता है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है। मुझे याद है 2007 में 2 कमेटी बनाई गई थी, एक में केटी थॉमस फॉर्मर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे और दूसरी कमेटी में नरीमन साहब थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने ये कहा था कि इस तरह का वायलेंस होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ, थॉमस साहब की कमेटी ने ये कहा था, जज थॉमस साहब ने उनकी कमेटी ने ये कहा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए जब एक बार ये पता चले कि इस तरह की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है। और सिमिलरली उसके डैमेजेस की रिकवरी के लिए भी जो नरीमन कमेटी थी उसने ये कहा कि डैमेजेस जो हैं जिन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की है उनके ऊपर डैमेजेस लगाने चाहिए। इसी तरह जब शाहीन बाग का केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि इसके ऊपर सरकार या जो पुलिस अधिकारी हैं वो चुप क्यों बैठी हैं। अगर रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार के पास अधिकार है। हर बार सुप्रीम कोर्ट में आना ये उचित नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है और अब पेटिशन फाइल की गई है तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेकर के जो पहले की जजमेंट है उनको लेते हुए। ठीक है सर, अहम बिंदु आप यहाँ पे उठा रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, शाहीन बाग की केस का जिक्र अभी सर ने किया। सर, उस दौरान ये कहा गया था कि इस तरह से आप रास्ते को अवरोध नहीं कर सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सर, इस बार इस तरह की गाइडलाइंस भी क्या अपेक्षित है कोर्ट से? देखिए घनश्याम जी, ये तो एक सेटल लॉ है कि आप ना तो किसी को, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है कि आपको एक थोरोफेयर मिलेगा, स्टेट ड्यूटी बाउंड है, जैसे हेल्थ है और एजुकेशन है, इसी तरह एक फ्री एंड फेयर फियरलेस एटमॉस्फेयर देना भी सरकार का काम है। सरकार अब अगर समय समय पर इसी तरह से अगर अवरुद्ध होता रहा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आती रही है, आज ये जो भी किसान का मुद्दा है केवल किसान का मुद्दा ना रहकर ये हर तरह से, आप देखिए रोजाना जो लोग अपने ऑफिस को जा रहे थे, बच्चे स्कूल्स में जा रहे थे, या हम जैसे एडवोकेट्स वगैरह जो लोग अपने कोर्ट्स में जा रहे थे, चारों तरफ से अब दिल्ली क्योंकि एनसीआर है तो एनसीआर में आसपास में जितने भी स्टेट अपने छोटे शहर हैं, जैसे सोनीपत हो गया, इधर नोएडा हो गया, इधर रोहतक बहादुरगढ़ हो गए, इधर गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, तो दिल्ली चारों तरफ इन शहरों से घिरी हुई है। अब चारों इनके ऊपर बॉर्डर्स पे क्योंकि रास्तों को अवरुद्ध किया हुआ था, लोग बाग अपने ऑफिसेज में या कोर्ट्स में पहुंच ही नहीं पा रहे थे। कल ही इस किसान रैली के चक्कर में कोर्ट को, आप जानते हैं कि कोर्ट का टाइम कितना प्रेसियस होता है, कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जिनको डील करने के लिए कोर्ट्स के पास वैसे ही समय की कमी है। आप जानते हैं कि पेंडेंसी हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो अगर इस तरह की ही एक्टिविटीज होती रही, गतिविधियां होती रही,
तो मुझे लगता है कि कोर्ट का समय एक है, लेकिन कितने लोग न्याय से वंचित हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये इस तरह के अवरुद्ध करना, रास्तों को रोकना और एक आध दिन नहीं महीनों महीनों रोकना, ये बहुत गलत बात है। ठीक है हर्ष जी, असल में क्या इस तरह के मामलों की पहले से एग्जाम्पल सेट होने के बावजूद भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या अब कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले को देखना होगा सर, उसको इंटरवीन करना ही पड़ेगा? यहाँ हम थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच लेने की कोशिश करेंगे। 2012 में रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी दिल्ली यूनियन ऑफ इंडिया का एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था। आप लोगों को याद होगा रामलीला मैदान का किस्सा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि पीसफुल प्रोटेस्ट, आई एम अंडरलाइनिंग 2 वर्ड्स, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस आर कॉन्स्टिट्यूट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, बट दैट इज अंडर आर्टिकल 19(1) A and B if you read it together। उसके साथ में आर्टिकल 51A हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिन ड्यूटीज के अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज को या उस तरह की चीजों को, हमारी ड्यूटी है कि हम कोई क्षति ना पहुंचाएं। इफ वी फोकस ऑन ट्रैक्टर ट्रॉलीज, जो पब्लिक डोमेन में आया इंफॉर्मेशन आई है, उसके हिसाब से एक रूट पर्टिकुलर फिक्स कर दिया गया था, मीनिंग देयर बाय अथॉरिटीज वाज इन्फॉर्म्ड कि एक ट्रैक्टर रैली होनी है। तो मैनर ऑफ एक्सप्रेशन किसानों ने अपना गवर्नमेंट को, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस लॉ एंड ऑर्डर है, उसको इंटीमेट कर दिया। यहां तक उनके राइट्स लेजिटिमेट हैं। अब उसका नेक्स्ट स्टेज लीजिए, क्या उस रास्ते पर जो रास्ता एयरमार्क कर दिया गया था ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए, क्या ऑब्स्टेकल क्रिएट हुए या नहीं हुए? मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बट जो पब्लिक डोमेन में आया है, कुछ जगह पर सीमेंट के बोल्डर्स, कुछ जगह पर, एक दो जगह पे टीवी में भी दिखाया गया, एक कंटेनर फुल ऑफ सैंड, कुछ जगह पर डीटीसी बसेस, कुछ जगह पर कुछ और चीजें, ये उस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए यूज करी गई। कितना सच है कितना झूठ, टीवी की न्यूज से हम लोग देख के बता रहे हैं। बट अगर एक लेजिटिमेट प्रोसेस स्टार्ट करा गया कि रैली होगी, या तो आप रैली को बंद कर दीजिए, परमिशन मत दीजिए कि कोई रैली नहीं होगी। आपने रैली की परमिशन दी, रैली का रूट तय करा गया, उस रूट के अंदर अगर आप हर्डल्स क्रिएट करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हर्डल्स क्रिएट करने में क्या वही लेजिटिमेट परमिशन को लेजिटिमेट की तरफ मोड़ने के लिए एक्ट नहीं करा गया। कुछ ड्यूटीज मैं स्पेसिफिक मानता हूं, इन भी इसके बावजूद भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाना गलत है। ड्रोन्स आपके पास हैं, मीडिया आपके पास है, वीडियो फुटेज आपके पास है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको एक्ट करता नजर आता है। फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इंडिया के अंदर इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड है। आई विल नॉट से दैट्स ऑप्टिमम, बट वन ऑफ द बेस्ट। जितनी भी बातें आपने कही, क्या उन सारी बातों को, क्या जो कुछ किया गया असल में दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के, वो जस्टिफाई करती हैं? जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता। आप ये समझ लीजिए कि प्राचीर पर चढ़ना आपके डिमॉन्स्ट्रेशन का पार्ट नहीं था। एक, जो आपको परमिशन दी गई आपने वो वॉयलेट करी। नंबर 2, क्या आप इस प्राचीर पर चढ़ने के बाद जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वहां से हमारे पिछले करीब 75 सालों से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्पीच देते रहे हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आप उसको वॉयलेट करके क्या ये कहना चाहेंगे कि किसान आंदोलन में हम ये यहां तक जा सकते हैं? कायदे से आप सब लोगों ने, जिन लोगों ने उस प्राचीर पर चढ़कर कुछ भी करा, 51A का डेलिबरेट वायलेशन है। आर्टिकल 19(2) के अंदर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बातचीत होती है फंडामेंटल राइट पे, उसके हिसाब से भी आपने वॉयलेशन करा। FIR रजिस्टर होना जरूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम ये प्रेसिडेंट ना क्रिएट हो जाए कि फार्मर एजिटेशन में प्राचीर पर गए और कुछ नहीं हुआ। उसमें हमें स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा, बट आई विल स्टिल मेक ए कॉन्शियस बैलेंस स्टेप। जो गए उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, आ रहा हूं आपके पास, आऊंगा मैं। सीपाल सिंह भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक्स IPS ऑफिसर हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका। सर, इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में, ये हिंसक आंदोलन की तस्वीर के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की भूमिका को आप कैसे आंकते हैं? क्योंकि अभी सर ने भी कहा कि कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया कि डिसाइडेड रूट में अवरोध पैदा करे गए, हर्डल्स पैदा किए गए। सर, दिल्ली पुलिस की भूमिका क्या रही असल में? मैं तो ये समझता हूँ कि जो एक आपके पैनल में से है, उस हद तक मैं उनसे सहमत हूँ कि जब तक पहले प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, और अगर उसमें आवश्यकता नहीं थी लोगों को आने जाने की, तो उसको
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया ही नहीं। उसके मैं समझता हूँ वहां तक बात खत्म होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया। इस धरने में बैठे हुए थे, जगह लोग माने जाते। सवाल है कि इसके बाद उन्होंने आपस में डायरेक्शन इशू की, पुलिस के साथ बैठकर वो डायरेक्शन क्या थी, कौन सा रूट फॉलो करना था। इस ये कहते हैं कि ये रूट नहीं करना। मैं मानता हूँ कि ये रूट नहीं, हर जगह पे मैं कई साल गुजारे, जब एक किसी निकलती, एक जुलूस निकलता है, एक छोटा सा कोई प्रोटेस्ट निकलता है, तो कंटिजेंट साफ करता है। आपके पास इतने हथियारों के टुकड़े आते हैं, आपने परमिशन दी है आने की, आपका कोई कंटिजेंट उनके साथ नहीं चलता। रास्ते में कोई था, कोई वैसे करता था, उसमें क्लैश हो सकता। सबसे पहली बात है, अगर उन्होंने देखा कि 12 बजे उन्होंने चलना था, अगर अच्छा सिंह साहब, आपकी आवाज ना मुझ तक बेहतर ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार दुरुस्त कराता हूं अपने साथियों से कह के, और फिर मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच हमारे साथ खुद राज सिंह देशवाल जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन से। देशवाल जी, यह आंदोलन क्यों बिखर गया? वो कौन सी मौलिक वजह है जो अब समझ में आती है? अब तो जगह जगह से हटाने के आदेश दिए जा रहे हैं कि तंबू उखाड़िए और घर को चलिए। दरअसल हम किसान जो है ना, इतने ज्यादा राजनीतिक या षड्यंत्रकारी तो थे नहीं। हम लोगों ने तो जो है ना सरकार के ऊपर शुरू से भरोसा करा, इतनी इनके साथ मीटिंगें करी, लेकिन परिणाम जो है ना 0 निकला। और फिर ये जो रैली नहीं थी, एक्चुअली ये एक ट्रैक्टर परेड थी, इसके साथ भी पुलिस के साथ बैठे। पुलिस ने जो रूट हमको दिए हुए हमने स्वीकार करे, लेकिन उन रूटों के ऊपर जो है ना इन्होंने खुद इस तरीके से कर दिया कि ये रैली जो है ना तितर बितर हो जाए और इधर उधर बैठ जाए। ये एक षड्यंत्र के तहत सरकार ने हमारे साथ किया है। अच्छा। और लाल किले की प्राचीर पे जो कुछ घटा, वो आज देश का बच्चा जानता है कि वो किसने किया, किसने जिन किया। लोगों ने किया नहीं जानते सर, हम बताइए किसने किया। नहीं जानते हम, बताइए सर किसने किया। नहीं, आप सब जानते हैं। नहीं जानते सर, बोलिए ना। हम नहीं जानते जानते किसने किया सर। गोलमोल नहीं सर, एपीएन पे हैं आप। सीधे सवाल का सीधा जवाब, किसने किया ये बताइए व्यूअर्स को। नहीं, ये जो दीप सिद्धू जो वहाँ पर था, ये कौन है? कौन है बताइए। ये आपके आंदोलन का हिस्सा था कि नहीं था सर? ये आपके आंदोलन में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आप बोलने दें तो ठीक है, नहीं तो मैं हटता हूँ यहाँ से। आप नहीं बताइए ना सर, लेकिन सर ट्रैक पे रहिए ना सर प्लीज। आप बोलने क्यों नहीं दे रहे? कहिए सर, ट्रैक पे रहिए बस। आप बोलिएगा मत बीच में। बोलिए सर। सिद्धू जो थे, जो यहाँ पर ये जो 40 संगठन थे, इनका सदस्य तो नहीं था ये जो सतराम सिंह पुन्नू था, ये हमारा सदस्य तो नहीं था। ये लोग किस तरीके से आगे आए, कैसे यहाँ तक पहुंच गए? 20 किलोमीटर तक किसी ने इनको रोका नहीं। तो क्या ये सब संदेह पैदा नहीं करता कि ये लोग कौन थे? इनकी फोटोएं जो वायरल हो रही है, देख रहे हो आप किनके साथ इनके संबंध थे। सारा देश देख रहा है। और ऐसा है, सत्ता तो आनी जानी चीज होती है, ऐसा नहीं है। और सरकार जो उचित समझ रही है वो ये कर रहे हैं, ठीक है। अगर सरकार को लगता है अगर अच्छा ठीक है, अब आप बोलिए सर। अब मैं बोलूंगा सर, अगर ये षड्यंत्र था तो कई संगठनों ने अपने हाथ इस आंदोलन से पीछे क्यों खींच लिए, ये भी बताइए ना। अगर सत्यता थी, ईमानदारी थी, तो स्टक कौन रहते सर? ये जो 40 संगठन थे जो एक जगह थे, उनमें से किसने हाथ अपना खींचा बताओ? सर वीएम सिंह ने कल कह दिया भानुकूट अलग हो गया आपका। देंगे ना, मुझे पता है आज आप बोलना ही नहीं देंगे हमें। सर आप ही को सुन रहे हैं सर, पिछले 2 महीने से लगातार हम आप ही को सुन रहे हैं। सॉरी, ठीक है सर, अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आपकी इच्छा है, लेकिन आप ही को सुनने के लिए बुलाया गया है। तैयार हूँ, आप सुनने के लिए तैयार सर। ट्रैक पे रहेंगे ना सर? सर आप डिबेट को डिरेल नहीं करेंगे ना सर? बोलिए। नहीं, मुझे ये बता दीजिए, वीएम सिंह क्या इन 40 संगठनों का अंदर शामिल था? क्या भानु प्रताप इसमें शामिल थे? ये तो पहले भी अलग है, ये आज भी अलग है। इनको हमारे संगठनों से जोड़कर क्यों बोलते हैं आप? तंबू क्यों उखड़ने लगे, ये भी समझा दीजिए ना। तंबू उखड़ने लगे सर। किसके? ये जो सरकार जबरदस्ती उठाएगी तो क्या करेंगे? उठ जाएंगे। आप तो डटने के लिए आए थे, आप तो बिल्कुल हटने को तैयार नहीं थे, फिर क्यों हट रहे हैं सर? ये आंदोलन जारी रहेगा। कैसे रहेगा सर? अब वो आप कल से फिर देख लेना। हम आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे हम 4 आदमी बैठे। कहाँ पे बैठेंगे सर? अब जहाँ पर भी हमें ठीक जगह देगी सरकार, यहाँ भी सरकार तो हटा रही है, तंबू उखाड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे सर, तंबू उखाड़ रही सरकार क्यों जगह देगी आपको? भाई हमें पता है तंबू उखाड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कहीं हमारा भी कोई रास्ता निकलेगा। सर आज आपकी बात में दम नहीं है देशवाल जी, आज दम नहीं है, आज तर्क नहीं दे पा रहे आप। आज जो है ना, आज जो सत्ता के सुविधाभोगी लोग है ना, उनका दिन है आज।
कैसे? ये सारा कैसे ये सर? सुविधा वो पूरा भी देश आपके साथ था सर, इस हिंसा से पहले पूरा देश आपके साथ था। अगर आज ना होता, ये सारे जिलों में नेट क्यों बंद कर रखा है सरकार ने? ये इसीलिए कर रखा है ना कि लोगों में मोबिलाइज ना हो और हम अपनी अपनी बात करते रहे। देखिए, शांति प्रिय रहना चाहिए। लाल किले पे जो कुछ हुआ उसका सबसे ज्यादा दुख हमें है सर हम वही लोग तो जो है ना, वही हम लोग ऐसे आदमी नहीं है भाई। वही मैं जानने की सरकार कोशिश कर रहा था सर, 2 महीने की मेहनत पे पानी फिर गया आपके। बिल्कुल, इन्होंने हमारे आंदोलन को फेल कर दिया, बदनाम कर दिया। किन्होंने? षड्यंत्र के तहत। कौन सा षड्यंत्र सर? बस अब ये जो है ना, अगर आप इतनी भी समझ नहीं रखते तो आपको जो है ना, ये ऐसे एंकर बनकर बैठने से कोई सर फायदा मेरे व्यूवर्स के लिए समझना जरूरी है। कितनी बार आप मेरे से कहवाना चाहते हो? अभी 2 मिनट पहले तो बताया था। जी बता दीजिए एक बार और, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। मैं नहीं बता रहा, मैं समझ रहा हूँ आप किस एंगल पे जो है ना डिबेट को ले जाना चाहते चलिए हो। सर, मैं आपकी किसी डिबेट एंगल आपको से नहीं ले मुबारक। जाना चाहता, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ अपनी बात रखने के लिए, और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मेरे साथ बने रहिए। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन हम समझने की कोशिश यही कर रहे हैं कि अब आखिर इस आंदोलन का हश्र क्या होगा। ब्रेक के उस पार भी रहिएगा हमारे साथ। तो 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, किसानों की परेड निकली और परेड के बाद किस तरह की तस्वीर पूरे देश ने देखी वो हम सब जानते हैं। लेकिन बात सिर्फ वहीं पे खत्म नहीं होती, अब बात आगे भी बढ़ती है। आगे किस तरह की तस्वीर उकेरी जा सकती है और उसके अक्स को हम और आप कैसे देखेंगे, ये समझने की कोशिश है। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, आपको जोड़ना भी चाह रहे थे और मैं आपसे जानना भी चाह रहा था कि अब असल में अगर कार्रवाई के पैमाने पे इस पूरे प्रकरण को हम तोलने की कोशिश करें तो सर किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है? घनश्याम जी, मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि हम अपने आप को सिर्फ 26 जनवरी का जो एपिसोड हुआ वहाँ तक अपने आप को कन्फाइन ना करें, वहाँ तक अपने आप को रोके ना। उसके बाद जो उस प्रकरण के बाद जितनी, मैं ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी वीडियो पे और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस ऐसे डली हुई हैं जिनसे मुझे लगता है जो भ्रमित करने का भी काम कर रही हैं। सच्चाई हम जानते हैं कुछ है, लेकिन उसके अलावा कुछ और चीजें हो रही हैं जिससे पब्लिक भ्रमित हो रही है। मैं फिर आज अपनी बात को दोबारा से रिपीट करूंगा कि सभी के सभी किसान आंदोलन में आए हुए लोग बुरे नहीं हैं। बिल्कुल, ये हम भी कह रहे हैं जी, बिल्कुल हम भी कह रहे हैं जी। ये बात। लेकिन जो भी लोग हैं, एक एपिसोड हो गया, हमारी भारत के नागरिक होने के नाते ये ड्यूटी बनती है कि अगर कोई चीज हो भी गई किसी लोगों से गलत, तो कम से कम उसको ज्यादा पब्लिक में गलत र्यूमर्स ना फैलाएं। संविधान में भी अगर आईपीसी की बात करें, इंडियन पीनल कोड की, तो हमारे पास, मैं तो ये कहूंगा, जो लोग ये र्यूमर्स फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, इनके खिलाफ 153A और 505 आईपीसी इंडियन पीनल कोड के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि प्रावधान बिल्कुल साफ साफ है कि इन प्रावधान के खिलाफ अगर किसी कम्युनल वायलेंस या किसी भी तरह का वायलेंस अगर कोई आदमी करना, इस तरह की बातें कह के और वो फैलता है, तो वो इसके अधीन होता है। अदरवाइज अब वो राइट टू स्पीच आ जाएगा अदरवाइज। लेकिन वो ये कहता है कि अगर ये सेक्शन स्पेसिफिकली ये बोलते हैं कि अगर कोई जो किसी भी तरह से जो हेट्रेड फैलाए, एनिमिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज फैलाए, तो वो इन सेक्शंस के बीच में आता है। तो मेरा कहना ये है कि हमें सिर्फ जिन्होंने गलत काम किया, वो XYZ कोई भी हो, उनके खिलाफ नहीं, बल्कि उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को पब्लिक के डोमेन में जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये मेरा कहना है इस बारे में। ठीक है हर्ष जी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना सर कानून की निगाह में कितना बड़ा अपराध है, और अब क्या प्रोविजन है असल में इस खास उद्देश्य से कि असल में अगर नुकसान पहुंचाया गया है तो उसकी भरपाई कैसे होगी? आपको मैं 2 स्ट्रेंज फैक्ट्स बताता हूं जी। दिल्ली में बहुत समय से एक वेस्ट बंगाल एंटी डिफेसिंग एक्ट होता था। वो वेस्ट बंगाल का एक्ट था जो दिल्ली में इंप्लीमेंट करा गया। ये उन पे भी अप्लाई करता था जो चुनाव के दिनों के दौरान जो दीवारें डिफेस की जाती उन पर भी अप्लाई करता था। नाउ दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। दूसरा पार्ट है कि हम डेलिबरेटली प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, विच इज पब्लिक प्रॉपर्टी है। बस हो गया, रेलिंग हो गई रोड साइड पर, या कुछ और हो गया, गमले लगे हुए हो गए, वो आर्टिकल 51A भी बैन करता है कि आप नहीं कर सकते हैं जी। स्पेसिफिक आईपीसी के ऑफेंस हैं, मिसचिफ एक्सेट्रा, उसके अंदर हम उनमें कार्रवाई कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। पर एक चीज जो प्रदीप शर्मा जी ने भी कही, जो मैं बार बार इंसिस्ट अपॉन भी करना चाहूंगा, एक हमारे साथ एक्स IPS भी जुड़े थे, वो भी उन्होंने भी इंडिकेट करा, पर शायद आवाज नहीं थी, कि हमें स्पेसिफिकली उन आदमी को डील करना पड़ेगा जो कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो, मैं एक वीडियो का इलस्ट्रेशन आपको देता हूं।
आईटीओ के ऊपर 2 ट्रैक्टर अंधाधुंध बिना किसी स्पीड के ऊपर इधर उधर दौड़ रहे थे। प्लीज अप्रिशिएट, अगर वो आईटीओ पर वो 2 ट्रैक्टर आए हैं और उसके अलावा आसपास कोई ट्रैक्टर नजर नहीं आ रहा, तो वो दोनों ट्रैक्टर वाले जिम्मेदार हैं। आप उस दोनों ट्रैक्टर वालों को, जिनकी वीडियो अवेलेबल है, फोटो अवेलेबल है, आप उनको पनिश कीजिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। ये इतना लंबा ऑफेंस नहीं है, ये समरी ट्रायल के अंदर भी कंप्लीट हो सकते हैं। आपको प्रूव क्या करना है और एंड कहां करना है। चार्जशीट आपके पास ऑलरेडी है, वीडियो क्लिपिंग आपके पास है, 65B का सर्टिफिकेट लगाइए, वीडियो क्लिपिंग दीजिए, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करके पनिशमेंट दीजिए। बट अगर हम इसी को ड्रैग करेंगे तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये मोमेंटो जो ये गलत प्रेसिडेंट सेट करने वाले हैं, जो 2 ट्रैक्टर ऊटपटांग तरीके से चला रहे थे, और अगर आप ठीक से ध्यान से देखेंगे तो 2-1 ट्रैक्टर वाला तो किसी पुलिस वालों की तरफ भी मूव करता हुआ नजर आएगा आपको। वो बहुत गलत है। आप प्रमोट कर रहे हैं इनडिसिप्लिन, आप प्रमोट कर रहे हैं पीसफुल एजिटेशन नहीं, आप एनार्की प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास वेपन है, हमारे पास ये, तो हम कुछ भी करेंगे। ठीक है सर। सीपाल सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। सर, जैसा कि तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता बता रहे हैं कि असल में देखिए इस पे कार्रवाई हो सकती है और इसे बहुत लिंगर ऑन करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सर मौके से साक्ष्य जुटाना, वो तस्वीरें इकट्ठा करना, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, आपका अनुभव क्या रहता है सर? इस तरह की घटनाओं में कितनी पेचीदगी है? मेरे को इसलिए आप 8 मिनट बोलने की, 3 मिनट बोलने की इजाजत। सर बोलिए बोलिए, आपकी आवाज मैं आनी ये चाहिए कह बस। रहा हूं। जी हेलो जी, बोलिए बोलिए। am I audible? हाँ सर, यू आर। मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक ये हुई है, ये बहुत खराब है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो आगे हम इसको पढ़ा रहे हैं, एक पेंडुलम को एक तरफ गए, अब दूसरी तरफ पेंडुलम जा रहे हैं। जहां पे पहले है कि हमारी कोताही क्या थी, पुलिस की कोताही इसमें क्या थी, पहले तो ये देखिए। पुलिस की कोताही मैंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की कि इतने आनी जान है भाई, हमें इंटेलिजेंस है, हमें पता है, हमने कहा है कि यहाँ पे ऐसे आंसर हैं इन एरिया में जो इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वो आंसर ही नहीं मिले। वो 2 महीने मुचोली कर रहे हैं वहां, चाहे वो सिद्धू हो चाहे वो थाना हो। आप 2 महीने में उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? बाहर गए, घर गए, अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपका पहले प्रिएम्प्टिव है ये क्या? दूसरी बात, अब आप धड़ाधड़ कहना शुरू कर दिया अटेम्प्ट मर्डर। अरे हर एक अटेम्प्ट मर्डर में लगा दोगे 307 का केस, क्या होगी 307 के केस में? तो जो आदमी जैसे एक मेरे, हाँ आपको 2 ट्रैक्टर है, उसको अटेम्प्ट मर्डर, हर एक को अटेम्प्ट मर्डर, इंसाइटमेंट टू वायलेंस। भाई किसने इंसाइटमेंट टू वायलेंस? जो आपके एक लीडर ने किया, 2 लीडर ने किया, आप धड़ाधड़ आप एफआईआर करने जाएंगे, कोई इसके अंदर में आप बता दो, अल्टीमेटली इससे एक्शन उल्ट हो सकता। हमने ऐसा शुरू कर दिया कि जैसे ये भी पकड़ो, ये जो हफ्ता तफड़ी से काम नहीं होना चाहिए, इसको बैलेंस तरीके से। आज का टाइम है कि चली थी मूवमेंट, इस को आप बढ़ोत दे रहे हैं, आप सामने पर देखेंगे ये मूवमेंट स्ट्रांग हो। आपने जब ज्यादा एक्शन शुरू कर दिया, उसका रिएक्शन होगा। मैं ये सबमिट करता हूँ कि जैसे अभी मेरे एक भाई ने कहा है, सही है, एक्शन लेना चाहिए। तो आज खराबी की, उनके खिलाफ एक्शन रिएक्शन देयर, की अगर बेइज्जती हुई आप करिए। अगर आपने किसी को मारने की कोशिश की, एविडेंस है आपके पास, टेक्निकल एविडेंस है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपने सब देखा है, आप उनको पकड़िए, अंदर करिए, धमका दौड़िए, ये उठा दो, वो अब आपने आप एक किसान लीडर का सुना ही है, वो तो अलर्ट कर रहा है इनडायरेक्ट, ये कांस्पिरेसी थी, ये इनको लाया क्या है। ये चीजें जब मोमेंटम पकड़ेगी तो उस वक्त फिर वही लॉ एंड ऑर्डर, एज सीनियर सिटीजन, एज एक्स पुलिस ऑफिसर, having served at this place, the right, I first of all, preemptive action was not taken. Then after preemptive action, अगर ठीक है सर, क्या, ठीक है सर, आपका पॉइंट क्लियर हुआ सर, समझ में गया। ठीक है सर, रहिए आप मेरे साथ। हमारे साथ पीके मल्होत्रा भी हैं। मल्होत्रा साहब, लाल किले की प्राचीर पे तिरंगे के साथ किसी धर्म विशेष के झंडे को फहराना, वहां चढ़ना, लाल किले को अपनी गिरफ्त में कर लेना, कब्जे में कर लेना, सर संविधान इस तरह के अपराधों के लिए किस तरह की परिभाषा गढ़ता है? देखिए, आई थिंक आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं और मैं इससे पहले एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। हम
दो विषयों को मिक्स कर रहे हैं। एक है किसान आंदोलन जो कई दिनों से चल रहा है, जिसको 61-62 दिन हो चुके हैं जी। और दूसरा है जो 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर रैली में जो हिंसा हुई उसकी बात कर रहे हैं। आज का विषय जो है हमारा, जो ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई और जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, गणतंत्र को जो है ठेस पहुंचाई गई, आज हम उस विषय पे बात कर रहे हैं। और जो विषय आप उठा रहे हैं वो शायद वो जो है ये हिंसा से रिलेटेड है। और संविधान का कोई भी प्रावधान, कोई भी अधिकार जो संविधान के अंदर दिया गया या कानून में दिया गया, वो आपको इस बात की परमिशन नहीं देता कि आप नेशनल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे या लाल किले के प्राचीर पे जा करके आप तिरंगे के साथ में या तिरंगे को हटा करके किसी दूसरे झंडे को फहराएंगे। ये हमारे लोकतंत्र का अपमान है, ये हमारे गणतंत्र का अपमान है और जिसने ये किया है वो इसके लिए आंसरेबल है। और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और इस तरह की हरकतें करने के लिए जिस तरह की हिंसा की गई, उसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में गाइडलाइंस भी इशू की थी। लेकिन उस गाइडलाइंस के बेसिस पर सरकार ने आज तक कोई फर्दर कानून नहीं बनाया है। जो पहले से ही कानून एग्जिस्ट करते थे, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है 1984 का और नेशनल एम्बलम की रिस्पेक्ट के लिए 1971 का कानून है। उसके अंदर मैं समझता हूँ इन सब के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। और अगर राष्ट्र ध्वज का अपमान किया गया, लाल किले के प्राचीर पे चढ़ के इस तरह से किसी ने कोई राष्ट्र ध्वज का भी अपमान किया है, देश के गणतंत्र का अपमान किया है, तो उसके साथ कोई सहानुभूति किसी की नहीं हो सकती है। और जितनी भी धाराएं आईपीसी की उसके ऊपर लगती हैं वो लग करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद उनका एक प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। उसके लिए एविडेंस इकट्ठी करने के लिए मैं समझता हूँ जो हमारे पास सुविधाएं आज से 20 साल पहले थी, आज हम उससे बहुत बेटर पोजीशन में हैं। जैसा कि मेरे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, आप ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं, उनका यूज करके पब्लिक इन्वेस्टिगेशन को स्पीड में किया जा सकता है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ इन तरह के केसेस में ट्रायल में बहुत देरी होती है। हमें ये देखना चाहिए कि इस तरह के ट्रायल में जो है वो देरी नहीं हो और जल्द से जल्द जिन लोगों ने इस तरह के देश के झंडे का या लाल किले के प्राचीर से देश का अपमान किया है, गणतंत्र का अपमान किया है, उनको तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। ठीक है सर। रासिक देशवाल भी हमारे साथ हैं। देशवाल जी, 7 दिन की मेहनत, शीतलहर, ठंडी हवाएं, बारिश की बौछारें, क्या कुछ आप लोगों ने नहीं सहा? सर वो चूक कहां पे हो गई कि तस्वीर इतनी खराब हो गई? क्योंकि आप लोगों की मंशा तो कुछ और थी असल में। देखिए, 61 दिन तक ये 40 संगठन अपने आंदोलन को चलाते रहे और आप सभी लोगों ने ये बात मानी कि इतना शांतिपूर्वक और इतना अच्छा आंदोलन आज तक कहीं देखने में नहीं मिला। बिल्कुल। और इस 40 संगठन के बाहर के भी एक दो यूनियन थी जो हमारा अंग नहीं थी, हमारे साथ मिलकर नहीं कर रहे थे वे लोग, लेकिन 2 अलग भी थी जो फिर वे छोड़ के भी चले गए हैं, तो उनका हमारे से कोई लेना देना भी नहीं था। अब मैं आता हूँ बात के 61 दिन के बाद जब 62वां दिन आया, उस दिन किसानों के संगठनों को और प्रशासन को मिलकर कार्य करना था इस ट्रैक्टर पेड़ को निकालने में। मिलकर बैठ के हुई, रूट तय हुआ, सब रोक रहा हूँ आपको। राकेश टिकैत 100 कुछ बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत है, सुनते हैं उनको। नहीं तो यही पकड़ के बंधक बना जाएगा। भैया गुंडागर्दी करनी याद होगी। अरे अगर विधायक नीचे है, क्या मतलब एक बार जाइए नीचे, मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी या तो हमसे हटा दो, नहीं तो सारे विधायक के घर पे घंटे घोषणा करूंगा मैं। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, बातचीत चल रही है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तार नहीं देगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है,
तो गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीर आप देख रहे थे। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं दी जाएगी और ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके खिलाफ और वो हर तरीके से, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। एक छोटा सा ब्रेक रहेगा हमारे साथ। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह का माहौल फिलहाल बनता जा रहा है ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राज सिंह देशवाल जी मौजूद हैं। देशवाल जी, अभी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि राकेश टिकैत ने जो कुछ कहा वो आपने सुना होगा। देशवाल जी, आप हैं मेरे साथ? चलिए, फोन शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभी पीके मल्होत्रा साहब, जो कुछ राकेश टिकैत साहब ने कहा उसके बाद आप आगे की तस्वीर को कैसे देख पाते हैं? देखिए, कोर्ट इंटरवेंशन पहले भी रहा है जैसा मैंने कहा और आगे भी रहेगा। आवश्यकता है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं उनको ऑलरेडी कानून के अंदर जो अधिकार हैं उनका प्रयोग करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। चार्जशीट फाइल करने के बाद एक फेयर ट्रायल होना चाहिए और फेयर ट्रायल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है तो उसकी भरपाई भी जो है उसी से होनी चाहिए। इसके ऊपर हालांकि केंद्र का कानून नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसको लेकर के ऑलरेडी कानून पारित किए हुए हैं। आपको याद होगा रिसेंटली यूपी में और एमपी के इस तरह के जो कानून हैं वो बनाए गए हैं। हालांकि उनकी संवैधानिक वैधता को कानून में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन वो बात का विषय फैक्ट रिमेन की आज की तारीख में भी इस तरह के कानून एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि एग्जीक्यूटिव के पास आज भी अथॉरिटी है, पुलिस के पास आज भी अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए इसका जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की हिंसा दोबारा से ना हो और जो लोग इस तरह की हिंसा में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। हमें पता है कि जब कानून में न्याय देने में देरी होती है तो शायद इस तरह की हिंसाओं के जो कार्रवाई होती है उसको बढ़ावा मिलता है। उसको रोकने के लिए जो एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस है उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। ठीक है सर, रहिए हमारे साथ। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका डाली गई जिसमें ये कहा गया कि असल में देखिए इस हिंसा की जांच के लिए एक आयोग का भी गठन होना जरूरी है। सर, इस तरह के आयोग की कितनी बड़ी जरूरत आपको दिखाई देती है इस तरह के मसलों में? घनश्याम जी, जैसा कि अभी मल्होत्रा साहब ने बोला सर, इस तरह के केसेस को जो अब स्थिति है और इस तरह के केसेस को हमें समरी ट्रायल करनी चाहिए। समरी ट्रायल का मतलब यह है कि स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होना चाहिए। अगर अब कमेटियां बनती रही, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उस कमेटी के बाद वो चैलेंज होगा, फिर हमारा ड्रैग एक्चुअली जो मेन पाथ है वो ड्रैग हो जाएगा। पर सर, इस तरह की कमेटी बनने के बाद कम से कम एक टाइम फ्रेम तो तय हो जाएगा जो पहले बहुत मुश्किल लगता है। नहीं घनश्याम जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जब कोविड का टाइम था हमने बहुत सारी पीएल्स डाली थी और हमारी उन पीएल्स में कुछ हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी रही उन पीएल्स में कि कमेटियों का गठन हो। उन कमेटी का हम तो उसमें मेन काउंसिल थे, पेटिशनर थे, आज तक हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कमेटी बनी भी है या नहीं भी बनी। तो कमेटियों का कागज में होना और वास्तविकता में होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और मेरा मानना यह है कि कमेटी बनने के बाद मैटर डिरेल हो जाता है, अपने वास्तविक रूट से भटक जाता है। तो कमेटी बने या तो एक टाइम फ्रेम हो कि कमेटी को हेड किया जाए किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के द्वारा जो अपनी फाइंडिंग दे और वो फाइंडिंग टाइम बाउंड हो कि आपको 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में आपको अपनी फाइंडिंग देनी है और उनके सामने तथ्य रखे जाए और उन फाइंडिंग को मानते हुए आगे फिर संज्ञान लिया जाए। हर्ष जी भी मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। हर्ष जी, असल में सीजीआई ने खुद कहा कि सरकार आंखें मूंदे क्यों बैठी है, कुछ करती क्यों नहीं, और उसके बाद शायद हम एक्शन देख रहे हैं। लेकिन क्या इतना आसान होगा प्रशासन के लिए सब कुछ कर पाना? जो लैप्स प्रशासन ने करा है, आप ऐसे समझिए कि करीब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुकरबा चौक से लाल किले का। आप क्या सोचते हैं कि मुकरबा चौक से लाल किले बिना पुलिस की नॉलेज के या बिना एडमिशन की नॉलेज के कुछ लोग आ जाएंगे, वो फिर प्राचीर पे चढ़ जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट जो अब हालात बन गए हैं, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए भी अब डू और डाई वाली सिचुएशन बन गई है। उनको भी किसी न किसी तरह से ये सिचुएशन डिफ्यूज करनी है। डिफ्यूज अब करना शायद थोड़ा सा उनके लिए आसान होगा क्योंकि थोड़ा बैकफुट पे सब किसान चले गए हैं। आपने अभी 2 किसान के लीडर्स के बारे में सुना, उनके आवाज में उनको मालूम है कि ये जो, चाहे इसको नाम आप षड्यंत्र का दीजिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाइए, अब कुछ भी बनाइए,
देश जो पूरा उनके साथ था वो उनके पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन के कारण था। अब सरकार मुझे लगता है किसी न किसी तरह से इस सिचुएशन को डिफ्यूज कर पाएगी, चाहे वो नोटिस देने के बाद एक पोलाइट वर्ड्स है कि आप टाइम ले लीजिए, खाली कर दीजिए, या तंबू उखाड़ना। ये एक मॉडलिटीज हैं, मॉडलिटीज गवर्नमेंट ग्रेस दिखाते हुए शायद करना चाह रही है और वो कर देगी। ठीक है। सीपाल सिंह साहब एक्स आईपीएस ऑफिसर है, मेरे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, असल में इस तरह की स्थिति में आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि खुद सीजीआई ने सरकार को कहा कि आप आंखें मूंदे क्यों बैठे हैं। अब सरकार एक्टिव हुई है, अब सरकार हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो किसान नेता है वो भड़के हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहां से हटेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। अब प्रशासन के सामने वो दूसरा कौन सा तरीका होगा जब इनको यहां से हटाया जाएगा? मैंने आपको पहले भी अर्ज किया और फिर कि इसको हफरत काम करना, ये भी गलत है, वो भी गलत है, 307 केस है, मर्डर के केस है, ये चीजें थोड़ा शांतिपूर्ण ज्यादा मत फैलाइए, वहां फैलाने से और भी ये मौका मिलेगा। जो मैं ये अर्ज कर जी, जो आदमी हमने नजर आए हैं, चनीदा आदमी को पकड़ के, आपको पता है तक इस आदमी ने ऊपर गया, झंडा चढ़ाया, तो कहीं आया ही नहीं अभी तक। एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट फिर कोर्ट में जाएगी और क्या आप गिरफ्तारियां भी कर लेंगे जेल के लिए, फिर क्या करेंगे, कोर्ट में जाकर बेल लेंगे। तो जो हम करना है नहायत तहम्मुल मजाजी से एविडेंस को मद्देनजर चनीदा आदमी जिसने मामले पहले तो उनको पकड़ा जाए, फिर उन लीडरों को कई दफा ऐसी बात हम लीडरों से फिर आपके आंदोलन को ये हो रहा है, वो भी थोड़ा और एक मेरे ने बड़े अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा ढीक आया हुआ है, इस वक्त जनता उनके भी खिलाफ है, इस वक्त मौका भी है और दस्तूर भी है, आपके पास आर्डर भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो इस वक्त अगर आपने फिर कोई अनटूवर्ड अनएंटिसिपेटेड जिसको उम्मीद है कि इससे कोई नुकसान होने वाला है, ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे शो वाइंड अप करना है। ठीक है सर, तो पूरे मामले की सेंसिटिविटी को समझना होगा, संजीदगी के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन जो तस्वीर फिलहाल गाजीपुर से हम देख रहे हैं वो काफी एक्शन भरी है, काफी अफरा तफरी है और गाजियाबाद प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये मसला जल्द से जल्द सुलझेगा और किसान और प्रशासन के बीच की जो रस्साकशी है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का लोकतंत्र देखने के लिए। नमस्कार।